लोकसभा चुनाव में अब महज 290 दिनों का वक्त बाकी है और कर्नाटक में प्रचार का शोर थम चुका है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के लिए मतदान होंगे और 13 मई को आएंगे परिणाम। जाहिर सी बात है, कर्नाटका के बाद सभी दल लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जोर आजमाइश शुरू करेंगे, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल कर्नाटक का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। मगर प्रचार के अंतिम दिन आज बयानों पर घमासान किस तरह से जारी रहा। बीजेपी ने सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान को मुद्दा बना दिया है। अब दोनों ओर से जबरदस्त बयानबाजियों का दौर जारी है। यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के चुनावी समर में रैलियों का शोर आज समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं कांग्रेस ने आखिरी समय तक प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु के चिकपेट और विजयनगर में रोड शो किया। सबसे पहले तो गलत तरीके से आई, दूसरी सरकार को तोड़कर पैसों का इस्तेमाल करके बनी, और उसके बाद से आज तक अगर वो पहचानी जाती है तो इस नाम से पहचानी जाती है 40% सरकार। प्रियंका गांधी ने जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, वहीं ये उम्मीद जताई कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। Unfortunately, I am not a predictor of numbers. I can only say that the response that we have got from the public, and as you heard in this very meeting, they want an end to corruption. This government has made itself known only by the epithet 40% Sarkara. That is not something a government should be known for. हालांकि प्रचार का शोर थमने से पहले लगातार 2 दिनों तक रोड शो करने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस के एक ट्वीट को मुद्दा बना लिया। इसमें सोनिया गांधी के हवाले से लिखा गया है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की ख्याति, संप्रभुता या एकता को जोखिम में नहीं डालने देगी। सोनिया के इस बयान ने बीजेपी का ताप बढ़ा दिया। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने सोनिया के बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है। आज तक से बातचीत में देश के गृह मंत्री ने भी कांग्रेस के ट्वीट पर हैरानी जताई। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दे से भटकाने की चाल बताया। बीजेपी का इश्यू नहीं है, देश का इश्यू है, देश की संसद का इश्यू है। देश की सार्वभौमिकता के अंदर हमारे संविधान को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि सब राज्यों की आइडेंटिटी को सुरक्षित करने की प्रोविजन है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए राज्यों के सार्वभौमत्व को सुरक्षा करेंगे। जो ट्वीट मैंने देखा है वो ट्वीट का अर्थ तो यही निकलता है। अगर ये अर्थ है तो बिल्कुल संविधान की भावनाओं का अवमानना है। हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। फिर से विकास की बात छोड़ दी, महंगाई की बात छोड़ दी, रोजगार की बात छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज की बातें करने लग गए और कोई दूसरे देश विदेश की बातें करने लग गए। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर, अपने मुद्दों पर बात और चर्चा चाहिए। ऐसे आरोपों प्रत्यारोपों से दूर राहुल गांधी बेंगलुरु में अलग ही अंदाज में नजर आए। ये क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेसी। और आप? रोनाल्डो।
क्या आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज, शोरूम से सेकेंड आता है पूरा, वो सब उठाते थे। जीएसटी से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ऑर्डर लेके चले जाते। राहुल गांधी ने इनके साथ खाना खाया, इनकी मुश्किलों को जाना, और फिर जब नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में रोड शो कर रहे थे तब राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉय के साथ दोपहिए की सवारी की। बेहद हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार की एक अलग ही तस्वीर थी। कर्नाटक ने भव्य रोड शो भी देख लिया, रैलियां देख ली, रेला देख लिया। अब कर्नाटक तैयार है अपना मुस्तकबिल चुनने के लिए। 10 मई को कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोग ईवीएम के बटन दबाएंगे और 13 मई को ये फैसला होगा कि कर्नाटक में बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी या कांग्रेस कुर्सी पाएगी। बेंगलुरु से अंजना ओम कश्यप और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के चुनाव में गलत बयानी का जमकर शोर रहा। नेताओं ने एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां की। रावण से लेकर हनुमान तक और टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद गहराता हुआ चला गया। मगर लड़ाई तब ज्यादा गहरी हो गई जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखे बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया और फिर शुरू हुई वो सियासत जिसके सामने कर्नाटक के सारे मुद्दे बौने रह गए। कर्नाटक चुनाव का जब प्रचार शुरू हुआ था तो मुद्दों की बात होनी थी, मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा ताप भी बढ़ता गया, और ताप बढ़ा तो गलत बयानी का दौर शुरू हो गया। बवाल तब ज्यादा बढ़ा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। बीजेपी ने इसे लपक लिया। मामला शांत होता इसके पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी पीएम को लेकर अभद्र टिप्पणी की। विवाद गहराता गया। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में 4 गारंटी की बात की जो आम लोगों के हितों से जुड़ी थी, मगर उसी घोषणा पत्र का यह हिस्सा चुनावों में बजरंग बली को ले आया। कानून और संविधान पवित्र हैं, जिनका उल्लंघन व्यक्ति और संगठन जैसे कि बजरंग दल, पीएफआई या दुश्मनी और नफरत बढ़ाने वाले संगठन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे किसी भी संगठन पर कानून के अनुसार कदम उठाएंगे, जिनमें ऐसे किसी भी संगठन पर पाबंदी लगाना शामिल होगा। अपनी अगली ही जनसभा में पीएम मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। अब तो बजरंग बली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहरों भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। बीजेपी पर जब मुद्दे को तोड़ने मरोड़ने का इल्जाम लगा तो आज तक से बातचीत में अमित शाह ने इसका जवाब भी दिया। क्या बीजेपी बजरंग बली के सहारे इस बार चुनावी मैदान में आखिरी वक्त में ये मान रही है कि आप ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंग बली नैया पार लगा देंगे? देखिए अंजना जी, यहाँ उल्टा हुआ है। हमने याद नहीं किया है, कांग्रेस ने याद किया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? पीएम मोदी समेत तमाम नेता अपनी रैलियों में बजरंग बली का मुद्दा उठाने लगे। बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे। एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कर्नाटक के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को कहना पड़ा कि सरकार बनी तो हर जिले में बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। ರಾಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ದಳದ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಎಲ್ಲ. वहीं डैमेज कंट्रोल में उतरे कांग्रेस के दूसरे नेता अपनी दलीलें लेकर सामने आए। बजरंग बली और आम इंसान में फर्क आपको समझना होगा। बजरंग बली जैसा कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली ऐसा कोई आपको चरित्र पूरे, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे किसी में, आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? आप कितना प्रधानमंत्री हो कि कितना झूठ बोलेंगे?
लेकिन कांग्रेस के बैकफुट पर आने के साथ ही कुछ नेताओं ने माना कि पीएफआई का जिक्र करने से बचा जा सकता था, लेकिन मुस्लिम वोट को जेडीएस से अपने पाले में लाने के लिए शायद ये दांव चला गया। लेकिन चुनावी बहस में बजरंगबली भारी पड़े और आम आदमी के मुद्दे गुम होते दिखे। कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली और घर की महिला अभिभावक को 2000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, तो बीजेपी ने गरीबों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने और 10 लाख गरीबों को घर देने का दांव चला। कांग्रेस ने बीपीएल कार्ड धारक को हर महीने 10 किलो चावल और ग्रेजुएट बेरोजगार को 3000 रुपए महीना देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध देने की घोषणा की। बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा किया, मगर उसने जब पीएफआई और बजरंगबली का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी चुनाव में 5 पांडवों के अर्जुन को लेकर आ गई। जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। चुनावी नतीजे ये साबित करेंगे कि कर्नाटक में भावनात्मक मुद्दे यानी बजरंगबली और पीएफआई जैसे मुद्दे चले या लोगों ने अपने हितों की गारंटी को चुना। बेंगलुरु से अंजरा कश्यप और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।